हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेसिक्स थोड़े मालूम होना चाहिए। बेसिक्स सबको मालूम ही है, काफ़ी एडवांस हो चुका है हमारा। और क्या बेसिक्स है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने पाथ से डिविएट हो जाती है, और अगर वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल डिविएट हो जाती है। ये हम जानते हैं। ओके, तो सपोज अब टॉपिक है आज का हमारा क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये टॉपिक तो स्मॉल सा टॉपिक है, लेकिन आपको यहाँ एक बात मैं बताते चलूँ कि इस टॉपिक के एप्लीकेशंस बहुत वाइड हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो क्या होता है क्रिटिकल एंगल और क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और क्या इसके हमारे डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स है, आज ये हम सब कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मान लिया मैंने एक रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर हो रही है, तो ये रे ऑफ लाइट मैंने ली, ये रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। व्हाट विल हैपन, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये रे नंबर 1 मान लिया इसको मैंने, ये रे नंबर 1 यहाँ आ गई। अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, और बढ़ा दी मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू। रे नंबर 2 के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ गया, रे ऑफ लाइट बेंड्स फर्दर अवे फ्रॉम नॉर्मल, और नॉर्मल से अवे बेंड हो गई रे नंबर 2। अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा देता हूं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू मैंने और बढ़ा दी, ये हो गया रे नंबर 3। अब यहां बड़े ध्यान से देखने की बात है, यहां तवज्जो देने की बात है। क्या हुआ, ये रे ऑफ लाइट और बैंड हो गई, और ये इस तरह अब बैंड हुई कि नाउ इट बिकम्स ग्रेजिंग अलोंग द सरफेस। कौन सी सरफेस है ये सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया। कौन कौन से मीडिया की बात हो रही है, डेंसर मीडियम की बात हो रही है और रेयरर मीडियम की बात हो रही है। तो ये रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम के अलोंग द सरफेस जा रही है, ग्रेजिंग द सरफेस जा रही है। ये सरफेस है सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडियम। तो अब ये रे ऑफ लाइट, आप इसकी तरफ जरा खास ध्यान से देखना है, रे नंबर 3 मेरी यहां आ गई, ग्रेजिंग द सरफेस आ गई। तो अब ये रे ऑफ लाइट, इस रे ऑफ लाइट के लिए ये हुआ मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की वैल्यू अगर 90 डिग्री होती है तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। यहां से क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन तैयार हो गई। इस क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन को आपको रटना बिल्कुल नहीं है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करिए, इंपॉर्टेंट है ये। जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करती है और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू रेयरर मीडियम में 90 डिग्री की होती है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो critical angle is that angle of incidence when ray of light travels from denser into rarer medium, then that angle of incidence in the denser medium for which the corresponding angle of refraction in the rarer medium is of 90 degree, this angle is called critical angle। सबको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब मैं यहां क्या करता हूं कि मैं रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करने वाला हूं, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करने के पहले हम इस दोनों मीडिया में जरा देख लें रिलेशन क्या। मान लिया ये मीडियम नंबर 1 जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, मीडियम नंबर n1 कहलाता है, ये मान लिया n, ये मान लिया मैंने एयर है, तो n2 इज इक्वल टू एयर होने के नाते इसकी वैल्यू हो गई 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड। तो मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं यहां, तो स्नेल्स क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो स्नेल्स लॉ मैंने अप्लाई किया, स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2। कितनी बार हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, हमें स्नेल्स लॉ आगे भी अप्लाई करना पड़ेगा, चलता रहेगा, बहुत वास्ट इसकी एप्लीकेशन से, फील्ड ऑफ एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। n1 की वैल्यू यहां मैंने ली n, और ये साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस θc क्रिटिकल एंगल हो गया, n2 की वैल्यू 1 है, और ये एंगल θ2 हो गया यहां 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन θc। ये है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। इसको जरा आप लोग जल्दी नोट कर लीजिए, इससे रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर आएंगे, जरा ये नोट कर लो। यहां से हमें साफ पता चल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना हाई होगा उस मीडियम में क्रिटिकल एंगल की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक, अच्छा अब मैं ग्लास का क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करता हूं। तो ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता कितना है इस फॉर्मूले से। ग्लास का क्रिटिकल एंगल, ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होती है? तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/n ग्लास के लिए, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/3/2, तो थीटा सी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2/3 और इसकी वैल्यू आती है 42 डिग्री। ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 42 डिग्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है, इसको आपको याद रखना है, ये आगे हम यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स में और थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम्स में ये वाला फैक्ट हम यूज करने वाले हैं जब प्रिज्म को हम डिस्कस करेंगे, प्रिज्म को रिलेट करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, तब इसका एप्लीकेशन आने वाला है, तो इसको ध्यान में रखना। अच्छा, अब जब क्रिटिकल एंगल की बात चली ही है तो मैं आपको एक दो मटेरियल के और क्रिटिकल एंगल की बात बता दूं। डायमंड जो है, डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना होता है? डायमंड का क्रिटिकल एंगल होता है 24 डिग्री। याद ना भी हो तो चलेगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्लास का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे कम क्रिटिकल एंगल किसका होता है? एक नया मटेरियल डिस्कवर किया है साइंटिस्ट ने, और यह मटेरियल है टाइटेनियम ऑक्साइड। ये रिसेंटली डेवलप किया है साइंटिस्ट ने, और इसका क्रिटिकल एंगल है डायमंड से भी कम, तो 20 डिग्री। डायमंड में जो स्पार्कलिंग इफेक्ट होता है वो भी दैट इज ड्यू टू इट्स क्रिटिकल एंगल इज वेरी स्मॉल, और ज्वेलरी वगैरह में यूज करते हैं डायमंड को बिकॉज ऑफ इट्स ब्रिलियंस। और अब एक आर्टिफिशियल ये मटेरियल डेवलप किया गया टाइटेनियम ऑक्साइड, इसका क्रिटिकल एंगल इवन डायमंड से भी कम होता है, तो डायमंड से भी ज्यादा प्रीशियस होता ही है, ज्वेलरी में काफी यूज होता ही है। इट्स फॉर योर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ये होपफुली आपने नोट कर लिया होगा कौन से फैक्टर्स के ऊपर क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है, उन फैक्टर्स की हम बात करते हैं। ठीक, तो हम उन फैक्टर्स की अब बात कर रहे हैं। चलिए यहां पर लिख दूं मैं कौन से फैक्टर्स के ऊपर क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है। फैक्टर्स अपॉन विच क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स, हेडिंग डाल दो, कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फैक्टर्स on which theta c depends. Number 1, theta c डिपेंड करता है ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हमने देखा थीटा सी इज इक्वल टू होता है 1/sin इनवर्स 1/n। तो n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू उतनी ही कम होती है। दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड। नंबर 2, इसके अलावा टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर के ऊपर भी क्रिटिकल एंगल किसी मीडियम पर डिपेंड करता है? यस, टेम्परेचर बढ़ता है तो उस वो मीडियम एक्सपैंड होता है, हम जानते हैं, अंडरगोस थर्मल एक्सपेंशन। मास रिमेन्स कांस्टेंट, थर्मल एक्सपेंशन होगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी अकॉर्डिंगली उसके साथ साथ बढ़ जाएगी। नंबर 3, कलर या वेवलेंथ ले लो कलर के पहले। वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट से क्रिटिकल एंगल कैसे डिपेंड करता है, जरा देखना ध्यान से। यहाँ हम जानते हैं n इज इक्वल टू होता है, क्या होता है n का फॉर्मूला C/cm, है ना। फ्रीक्वेंसी तो सबकी सेम होती है, तो ये कांस्टेंट है, ये c इज कांस्टेंट। मीडियम में लाइट की स्पीड सभी मीडियम के लिए, सभी कलर के लिए सेम नहीं होती, ठीक है ना। तो अब इसको हम लिख सकते हैं n लैम्डा अपॉन n लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा m, या वेवलेंथ है एयर में लाइट की जो कांस्टेंट होती है। तो किसी मीडियम में अगर लाइट की वेवलेंथ कम होती है तो उस मीडियम में लाइट की का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, ठीक है ना। तो n इज, अगर लैम्डा n की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, अगर लैम्डा m की वैल्यू बढ़ेगी ये,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी तो थीटा सी की वैल्यू बढ़ जाएगी। वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा सी। ये फैक्टर सही है, एमसीक्यूज में काम आएंगे आपके लिए। ठीक, अच्छा इसके बाद कलर के ऊपर आ जाते हैं। कलर, अब यहां थोड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है बच्चों, एक बात याद रखना। हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है सी अपॉन सी एम। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ये इंफॉर्मेशन अब जो आपको दी जा रही है इसको याद रखना। इन अ मीडियम लाइट, एयर में तो सबकी सारी लाइट के चाहे जितने भी कलर हैं सबकी स्पीड सेम होती है। एयर में सारे कलर्स की लाइट की स्पीड सेम होती है, लेकिन किसी डेंसर मीडियम में डिफरेंट कलर की स्पीड अलग अलग होती है। इन डेंसर मीडियम, रिमेंबर, इन अ डेंसर मीडियम अदर देन एयर, इन अ डेंसर मीडियम रेड कलर की स्पीड होती है मैक्सिमम। रेड कलर ऑफ लाइट की स्पीड होती है मैक्सिमम। ठीक, अब रेड कलर की लाइट की स्पीड मैक्सिमम होगी, आर सी आर इज मैक्सिमम। तो इससे क्या नतीजा निकाला हमने? रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मिनिमम। इसी तरह वॉयलेट कलर की स्पीड किसी डेंसर मीडियम में होती है मिनिमम, देयरफॉर वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मैक्सिमम। होपफुली ये यूजफुल इंफॉर्मेशन आपने नोट कर ली होगी। अब इसके ऊपर बेस सिंपल से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस बनाया जा रहा है आपका, ताकि जब आप रियल चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर आए तो आपको दिक्कत ना आए। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपके लिए मैं लेके आया हूं बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। ये फर्स्ट एग्जांपल आपके लिए है। क्या है एग्जांपल फर्स्ट? एग्जांपल नंबर 1 ये है कि इफ, एग्जांपल 1, अगर किसी मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू √2 यानी 1.414 होती है, ठीक है, तो उस मीडियम का क्रिटिकल एंगल कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, सिंस n इक्वल टू क्या होता है 1 sin थीटा सी, तो sin थीटा सी की वैल्यू कितनी होगी 1/n। तो sin थीटा सी की वैल्यू 1/n की वैल्यू कितनी √2 यानी 1.414, मैंने लिख दिया √2। तो sin के कौन से एंगल के लिए वैल्यू होती है एंगल की 1/√2 45 के लिए। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि थीटा सी कितना हुआ 45 डिग्री हुआ। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो जाए तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो है आपके लिए करना मुश्किल नहीं होता। नोट कर लो बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इसके बाद। होपफुली नोट कर लिया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके लिए लेके आ रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 2, कुछ अगर छूट जाए तो रिवाइंड करके देख लेना बेटा। हमें कम से कम टाइम में बहुत ज्यादा बातें कवर करनी है। इफ एग्जाम्पल नंबर 2, मान लिया मैंने अगर क्रिटिकल एंगल किसी मीडियम का है 30 डिग्री, ठीक है ना, तो हमें उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कैलकुलेट करनी है। थोड़ा सा रगड़ के प्रॉब्लम है ये। तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी, ये मेरा आज का क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। क्या दिया है? किसी मीडियम का, फॉर अ मीडियम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है, तो मुझे उस मीडियम में लाइट की स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। अच्छा, लाइट की स्पीड हमने ये लिखा है फॉर्मूला। किसी मीडियम में लाइट की स्पीड का फॉर्मूला ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c/cm। c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड cm इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब इन दोनों को हम कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 1/sin थीटा सी। ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी, रिमेंबर n की वैल्यू हो जाएगी 1/sin 30 डिग्री, है ना। ओके, अच्छा अब n क्या होता है? n होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। यही से हमने शुरू किया था, अगर आपको याद हो तो। मैं इसकी जगह लिख सकता हूं c/cm, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। 1/sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। थोड़ा और इसको मैं सॉल्व कर लूं आगे। तो c कितना होता है लाइट की स्पीड एयर में? लाइट की स्पीड एयर में होती है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। cm मुझे फाइंड आउट करना है, ये ऊपर चला गया 2। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं cm
इज इक्वल टू 3/2 इंटू 10⁻⁸ cm इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उस मीडियम में लाइट की स्पीड ये रहेगी। ये भी आपके लिए 1 मार्क क्वेश्चंस और एमसीक्यू के लिए बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, नोट कर लो बेटा। ये भी एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, होपफुली नोट कर लिया होगा आपने प्रॉब्लम, ये वाला भी मिटा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 3 ये देखिए, ये लिया आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 मेरा ये है कि एग्जाम्पल 3 मुझे दिया है कि एक मीडियम है, 2 मीडिया दिए हुए हैं, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। ठीक, ये मीडियम 1 जिसपे लाइट की स्पीड c1 है और लाइट इस मीडियम में क्रिटिकल एंगल से एंटर हो रही है, और लाइट क्रिटिकल अगर एंगल से अगर एंटर होती है तो r की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री हो जाती है। I की वैल्यू अगर होती है ये, तो R की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। अच्छा, अब सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड है c2। ठीक, अब मुझे दिया हुआ है कि इफ सेकंड मीडियम, अच्छा ये क्या हुआ? डेंसर हुआ और ये रेयर हुआ। डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है, रेयर मीडियम में ज्यादा होती है, बढ़ जाती है। हमें यह दिया हुआ है कि इस डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड c2, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड c1 की डबल है। दिस इज व्हाट वी आर गिवन। ठीक है, तो हमसे पूछा यह गया है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है इस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू इस मीडियम में कितनी होगी। दिस इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। ठीक, रे ऑफ लाइट इस डेंसर मीडियम से ट्रेवल कर रही है रेयर मीडियम में, और इसका क्रिटिकल एंगल से अगर एंटर करती है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। और क्या दिया हुआ है हमें? डेंसर मीडियम में रादर लाइट की स्पीड c1 मान ली हमने, तो रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड c2 है। गिवन ये है कि रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड की डबल हो गई, तो उस मीडियम के क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक, ओके, शुरू करते हैं। स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो, या डायरेक्ट क्रिटिकल एंगल का भी आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें यहां आप देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया तो नहीं, चलो फिर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी क्रिटिकल एंगल है तो, और ये मीडियम में लाइट की स्पीड दी हुई है, तो दे आर बट नेचुरल रिलेटेड विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। इतनी नॉलेज में, इतनी प्री रिक्विजिट नॉलेज होना चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले बेसिक्स हमारे फंडामेंटल नॉलेज बिल्कुल हमारी क्लियर होना चाहिए, सब जानते ही। तो n इक्वल टू होता है 1/sin थीटा सी। मुझे साइन थीटा सी की वैल्यू निकालनी है, मुझे और कुछ नहीं दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है c1 c2 का, मुझे रिलेशन मालूम नहीं है। तो हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का क्या होता है। मान लिया इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, और मैंने मान लिया ये मान ले ये इस मीडियम का है n2। ठीक है ना, तो जब लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी, मीडियम 1 से मीडियम, चलो मैं क्या करता हूं, इसको मान लो ये n1 ये n2 है ना। तो जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है तो मैं क्या जानता हूं, ये होता है 1 and 2, ये होता ना। इसको 1 and 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं 1 and 2 को लिख सकता हूं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहां एक बात और अच्छी तरह से समझ, यहीं से शुरू किया था हमने, अगर आपको बेसिक्स अगर आपको याद हो तो हमने शुरू यहां से किया था। कहां से शुरू किया था हमने? अगर आपको याद होगा कि ये एक मीडियम है, ये लाइट दूसरे मीडियम में एंटर करती है, c1 है मीडियम नंबर 1, इस मीडियम में लाइट की स्पीड c2 हो गई, तो रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है। 1 and 2 इक्वल टू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको हम n2 अपॉन n1 भी लिखते हैं। यहां मामला उल्टा हो गया, ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 हो गया, तो लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। अच्छा, अब ये तो मुझे दिया हुआ है c1, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं, 1/sin थीटा c यहां मैंने लिख दिया। c1 में कोई प्रॉब्लम नहीं, c2 में प्रॉब्लम है। c2 किसके इक्वल है? c2 है ट्वाइस c1, लिख दिया मैंने c2 इज ट्वाइस c1 इक्वल टू 1/sin थीटा c, ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? यहां थोड़ा सा बच्चों एक बात का ध्यान रखो
कि एक थोड़ा सा आपको मैं एक कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाऊंगा जो बड़ा जरूरी है यहां समझना, और वो कॉन्सेप्ट ये कि जो आपको याद रखना बड़ा जरूरी है, और ये बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करने की मुझे जरूरत लग रही है, इसलिए बता रहा हूं आपको। याद रखो कि हम जब बात करते हैं कोई, अगर मैं एक सेकंड के लिए, ये मेरा जो रेयर मीडियम है, मान लू ये एयर है, ठीक है ना, तो और इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 इक्वल टू, अगर मैं ले लूं n, मैं थोड़ा और मामला आपके लिए और इजी कर दूं, और एयर होने के नाते n2 की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं, तो मैं इन सब की भी मुझे जरूरत नहीं। मुझे मालूम है कि किसी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम होता है n इक्वल टू 1 अपॉन, ये लेके चलो यार तुम लोग, ये और भी इजी चलेगा, इससे भी आएगा। n इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा सी होता है, ये मैं जानता हूं, ठीक है ना ये। और n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन, याद रखना, एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा सी, लिख दिया आपने 1 अपॉन साइन थीटा सी। अब ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दी हुई है c1, और स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम में c2, 1 अपॉन साइन थीटा सी। मैं जानबूझ के इस तरह लिख रहा हूं ये, तो ये देखो ये हो जाएगा, c1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, c1 की वैल्यू आपको दी हुई है ट्वाइस c1, और ठीक है ना, ये सॉरी c1 की वैल्यू तो c1 ही है, और c2 की वैल्यू आपको दी हुई है ट्वाइस c2, 1 अपॉन साइन थीटा सी। अब आप यहां से करो या वहां से करो, दोनों तरीके से आपका आंसर आएगा साइन थीटा सी इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो थीटा सी की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 2, नोट कर लो, ये दोनों तरीके से आएगा आंसर ये आपका। अब ये क्रिटिकल एंगल के ऊपर बेस्ड एक लास्ट प्रॉब्लम आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं इस सेशन की, वैसे तो बहुत सारी हैं, ढेर सारी हैं, इस सेशन की लास्ट प्रॉब्लम आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं, और वो प्रॉब्लम ये है, ये एम्स 2016 की प्रॉब्लम है, और बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये। प्रॉब्लम और भी है, अगर मूड हुआ तो एक आध प्रॉब्लम और करा दूंगा आज बेस्ड ऑन क्रिटिकल एंगल, अदरवाइज फिर हम ऐप के थ्रू रेगुलर क्लास में देखेंगे। बहुत वैरायटी के, डिफरेंट वैरायटी के प्रॉब्लम्स हैं। तो एक प्रॉब्लम आपको मैं और दे रहा हूं। मेरे पास 4 मीडिया दिए हुए, एग्जाम्पल 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल टू एम्स का है, ये एम्स 2016 या 17 का, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट है एम्स का, ये 2016 का या 17 का है, ये आई डोंट नो एग्जैक्टली। ये मुझे 4 पैरेलल मीडियम दिए हुए हैं, मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3 और ये मीडियम 4। इन मीडिया के मुझे रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस दिए हुए हैं n0/2, n0/6 एंड फोर्थ मीडियम का n0/8 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। समझ गए हो कि ये मोस्ट रेयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीस्ट है, और ये मोस्ट डेंस है, मतलब रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है। ये एक ट्रेवलिंग रे ऑफ लाइट दी हुई है, ये रे ऑफ लाइट दी हुई है। ये रे ऑफ लाइट एंगल थीटा से फर्स्ट मीडियम में एंगल थीटा से मीडियम 2 में एंटर करती है, और क्वेश्चन ये है ऑन रीचिंग मीडियम 4, ऑन रीचिंग मीडियम 3 से 4 में जब लाइट आती है तो लाइट ऑन एंटरिंग इनटू मीडियम 4 रादर इट मिसेस मीडियम 4, लाइट जस्ट मिसेस मीडियम 4, लाइट मीडियम 4 को जस्ट मिस करती है। क्या मतलब हुआ इसका, आपको मतलब समझाता हूं। ये सब कुछ ड्रॉ किया हुआ नहीं है, बस ये दिया हुआ है और कुछ भी ये मैंने ड्रॉ किया है। बस ये 4 मीडियम दिए हुए हैं, एंगल थीटा दिया हुआ है, लाइट मीडियम 1 से एंटर करती है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस दिए हुए हैं। व्हाट यू आर गिवन, यू आर गिवन दैट लाइट जस्ट मिसेस एंटरिंग मीडियम 4, लाइट मीडियम 4 में एंटर नहीं कर पाती, जस्ट मिस करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि लाइट अगर इस मीडियम को जस्ट मिस कर रही है, एंटर नहीं हो पा रही, तो मतलब लाइट इस मीडियम में एंगल थीटा सी से एंटर हुई, और इसीलिए ये लाइट जब एंगल थीटा सी से एंटर हुई, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। ये बात मुझे समझ में आ गई। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है इस एंगल थीटा की वैल्यू है कितनी। तो मेरा ऑप्शंस क्या है,
मेरे ऑप्शंस हैं, या नोट कर लो, ऑप्शंस यहां लिख देते हैं। नंबर ए साइन इनवर्स 3/4, ऑप्शन बी साइन इनवर्स 1/8, ऑप्शन सी साइन इनवर्स, और ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है मुझे 1/4, 3/4, साइन इनवर्स 1/4, ऑप्शन डी साइन इनवर्स 3/4, ये ऑप्शंस दिए। सिर्फ ये सब डेटा मैंने अभी लिखा, ये सब दिया हुआ नहीं है आपको। इसी 4 लाइनें बनी हुई हैं, 4 लाइनें 4 मीडिया शो कर रही है ये, और इनके रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस दिए हुए हैं, एंगल थीटा से लाइट एंटर हो रही है। और क्या दिया हुआ है, दिया ये है कि ऑन एंटरिंग मींस दिस इंटरफेस 3 और 4 के इंटरफेस पे जब लाइट आती है, इट जस्ट मिसेस एंटरिंग मीडियम 4, यानी मीडियम 4 को जस्ट मिस करती है। अब ये जस्ट मिसेस में तो पूरा खेल हो जाता है। ये जस्ट मिसेस का मतलब क्या होता है, ग्रेजिंग एंगल पे जाती है, मतलब लाइट इस मीडियम के में जब एंटर होती है तो ये क्रिटिकल एंगल से एंटर हो रही है मीडियम 3 में, और मीडियम 4 में नहीं एंटर हो पाएगी। अगर ये यहां से क्रिटिकल एंगल के ऊपर इंसिडेंट होगी तो लाइट मीडियम 4 में एंटर नहीं हो पाएगी। अलोंग द सरफेस ग्रेजिंग एंगल के साथ मीडियम 4 के इंटरफेस के पैरेलल लाइट ऐसे ट्रेवल करेगी तो मीडियम 4 में एंटर नहीं हो पाएगी। ठीक, ये दिया हुआ है। तो ये बोल रहे हैं साहब एंगल थीटा की वैल्यू कितनी है, ये मेरे पास एंगल थीटा की डिफरेंट वैल्यूज है। अच्छा, अब मुझे थीटा की वैल्यू निकालना है तो मेरे लिए पहला मीडियम इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा अब मुझे ये दो मीडियम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये दो मीडियम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब मुझे इनमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अब यहां थीटा पूछा है तो मेरे लिए ये वाला मीडियम 1, रीजन 1, मीडियम 1 इंपॉर्टेंट है। यहां पर मुझे इस मीडियम में साइन की वैल्यू थीटा सी तो पूछा नहीं है, तो मीडियम 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, थीटा सी पूछा भी नहीं है, उसकी वैल्यू दी हुई है। यहां पर मुझे आर की वैल्यू दी हुई है, तो ये मीडियम 4 मेरे लिए इंपॉर्टेंट, ये दिया ना, मीडियम 4 में लाइट जस्ट मिस करती है, तो ये दोनों मीडियम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों मीडियम में स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दूंगा। स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ बार बार बताने की जरूरत नहीं है। एन साइन थीटा इज कांस्टेंट, तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नॉट, यहां पर साइन थीटा है ना, इज इक्वल टू यहां पर मीडियम 4 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नॉट बाई 8, और यहां पर एंगल की वैल्यू दी हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट मीडियम हुआ साइन 90 डिग्री, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा सी, ठीक है ना, इज इक्वल टू, सॉरी थीटा से नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/8, साइन 90 की वैल्यू 1, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/8, तो ये मेरा आंसर हुआ। और ये किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। क्रिटिकल एंगल के बाद लिखा हुआ है, देख रहे हो आप, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस टॉपिक की तरफ आते हैं। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एज फार एज क्रिटिकल एंगल इज कंसर्न, रिमेंबर कि अभी भी ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, एमसीक्यूज हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, जो कि सिर्फ क्रिटिकल एंगल के ऊपर ही बेस्ड है। तो ये हम लेंगे बाद में, ऐप में लेंगे जब हमारा प्रॉपर ऐप स्टार्ट हो जाएगा। अभी टाइम की रेस्ट्रिक्शन की वजह से इसको यह मैंने लिमिटेड कर दिया। ऐप में आएंगे तो आपके पास कोई लिमिट नहीं रहेगी, यहाँ पर टाइम लिमिट रहती है ना। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, अभी इसके पहले मैंने पढ़ा था क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट। क्या था क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट? जब रे ऑफ लाइट कहाँ से एंटर होती है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर होती है, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री होती है, मतलब ये रे ऑफ लाइट यहां से जब एंटर करती है तो अलोंग द सरफेस, ग्रेजिंग द सरफेस, ऐसे ट्रेवल करती है। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं टोटल क्रिटिकल एंगल। अच्छा, अब मैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ा दूं, ये बढ़ा दी और बढ़ा दी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया मैंने आई, तो आई क्या हो गया ना, आई बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तब क्या होगा, लाइट और बैंड हो जाएगी। तो लाइट जब और बैंड होगी तो पता चला इसी मीडियम में वापस आ गई, ठीक। लेकिन ये तो रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, ये तो लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया। ऐसा लाइट बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों बराबर होते हैं। इस फेनोमेनन ऑफ लाइट को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, दोबारा देखिए, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होती है, तो रिफ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, रिफ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। तब क्या होता है, लाइट उसी मीडियम में बाउंस बैक करके वापस आ जाती है। तो जब लाइट उसी मीडियम में बाउंस बैक करके वापस आ जाती है तो ये रिफ्रैक्शन नहीं कहलाता, दिस इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड दिस फेनोमेनन ऑफ लाइट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या कंडीशंस है बच्चों, इसको आप याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, लाइट को डेंसर से रेरर मीडियम में जाना चाहिए। अगर लाइट रेरर से डेंसर में आएगी कभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। कंडीशन नंबर 1, लाइट को डेंसर से रेरर मीडियम में जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए, आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दीज टू आर द कंडीशंस फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू हैपन। अब सवाल ये है कि क्या हमारी डेली लाइफ में आसपास हम जो रोज देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, क्या उसमें हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसा कुछ दिखाई देता है, कुछ ऑब्जर्व होता है? बहुत ऑब्जर्व होता है। क्या ऑब्जर्व होता है, चलिए हम भी देखते हैं क्या क्या हम ऑब्जर्व करते हैं। शाइनिंग ऑफ एयर बबल, इसके एग्जांपल्स ऑफ TIR, इसके एग्जांपल्स, डेली लाइफ के एग्जांपल्स। नंबर 1, शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर, और या किसी सॉफ्ट ड्रिंक में। तो ये मान लिया मैंने कोई बीकर है और ये मान लिया मैंने उस बीकर में पानी भरा हुआ है। मैं ऐसी चीजें ले रहा हूं जो हमारे कॉमन ऑब्जर्वेशन में आती है। पानी भरा हुआ, सबने बीकर सबने देखा, ग्लास सबने देखा, पानी रोज पीते हैं, बॉटल सबने देखी, बॉटल को शेक करते हैं तो उसमें बुलबुले बनते हैं पानी के। सॉफ्ट ड्रिंक में ज्यादा बनते हैं, पानी में कम बनते हैं, लेकिन बनते हैं। तो ऐसे ही एक एयर बबल है ये। अब ये एक रे ऑफ लाइट यहां से ट्रेवल करती हुई आ रही है, ये वाटर से एयर में रे ऑफ लाइट एंटर हो रही है, ये एयर। बाई चांस अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला रे ऑफ लाइट डेंसर से आ रही है रेयर में, अगर क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया तो लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाता है और किसी ऑब्जर्वर को रिफ्लेक्टेड लाइट दिखाई देती है। रिफ्लेक्टेड लाइट किसी ऑब्जर्वर की आई में आती है। रिफ्लेक्शन कौन सी सरफेस से होता है, शाइनिंग सरफेस से होता है। तो ये बबल कैसा बाहर से देखने में दिखाई देता है, बबल दिखाई देता है शाइनिंग लाइक अ मिरर। तो ये एग्जाम्पल हुआ किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ये तो हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स में। फिजिक्स है क्या, फिजिक्स इज नथिंग बट द ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेली लाइफ, यही तो फिजिक्स है। इसलिए आसान है, इसलिए इंटरेस्टिंग भी। ओके, अच्छा, अब एक सिंपल ऑब्जर्वेशन जो शायद आपने ऑब्जर्व किया हो केमिस्ट्री लैब में, ना किया हो तो अब करना जब आप केमिस्ट्री लैब में जाएं नेक्स्ट टाइम। क्या ऑब्जर्वेशन, आप एक टेस्ट ट्यूब लें, बीकर में पानी भरें, टेस्ट ट्यूब एम्प्टी रखें, टेस्ट ट्यूब को पानी में डुबो दें, साइड से देखें, आपको वो टेस्ट ट्यूब जो पानी में इमर्स्ड है वो आपको शाइनिंग, जैसे स्टील की कोई रॉड है ऐसी शाइनिंग ऑब्जर्व होगी, खुद करके देखना ये। अच्छा, और एग्जाम्पल्स क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, चलो कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के डेली लाइफ से रिलेटेड। एक और ऑब्जर्वेशन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है मिराज। क्या ही ये, मिराज। एक और एग्जाम्पल 2, मिराज। ये माइरेज नहीं है, इट इज मिराज, ये ग्रीक वर्ड है ये। मिराज मतलब जो कभी पकड़ में नहीं आता, विच कैन नॉट बी कॉट। तो डेजर्ट रीजन में देखा हो आपने, गर्मी में जब आप बाहर जाते हैं, हाँ आजकल
आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी गर्मी में बाहर नहीं निकले हो। इसके पहले सब बाहर भी निकले होंगे और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। दोपहर में अगर जाना हो तो खासकर, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं हम कि बाहर बहुत दिन के टाइम तो वैसे ही रश कम होता है सड़क के ऊपर, तो दूर सड़क पे कभी आपको लगता है कि आगे कहीं पानी पड़ा हुआ है ना बच्चों? ऑब्जर्व किया ना? ये बहुत सारे बच्चों को याद भी आ गया होगा, यस सर हमने देखा है कि लगता है कि वहाँ आगे बहुत दूर सड़क के ऊपर पानी पड़ा हुआ है, लेकिन जब वहाँ पहुँचते पानी नहीं मिलता। वो भी मिराज एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है। ये और प्रोमिनेंट होता है डेजर्ट रीजन में जहाँ रेत होती है। तो डेजर्ट रीजन में क्या होता है कि हमें जो डिस्टेंट ट्रीज होते हैं उनके इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है और ऐसा एहसास होता है कि वहाँ पानी है। किसको होता है ये एहसास? जानवरों को होता है। जानवरों को तो छोड़ो, इंसानों को भी कुछ ऐसा एहसास होता है कि यार आगे पानी है। गर्मी में क्या चाहिए होता है? सबसे ज्यादा नीड किसकी होती है? पानी की होती है। तो जानवर भी बेचारे दौड़ते हैं वहां पर, इंसान भी दौड़ते हैं, लेकिन वहां पानी वानी कुछ नहीं मिलता। पता चला और आगे जाके जो डिस्टेंट ट्री है वहां पर पानी की उल्टी परछाई दिखाई देती है, इमेज उसकी इन्वर्टेड इमेज, लगता पानी यहाँ नहीं और आगे। तो जानवर बेचारा भटकता रहता है, कभी पकड़ में पानी नहीं आता। इसीलिए इस फेनोमेनन को कहते हैं मिराज। ठीक, ओके, तो मैं मिराज समझाता हूं क्या होता है। ये सैंड, रेत बहुत जल्दी गर्म होती है और रेत के कांटेक्ट में ये लेयर्स ऑफ एयर है। लेयर्स ऑफ एयर, ये लेयर्स ऑफ एयर हॉटर है। हॉटर है तो एक्सपेंडेड है, एक्सपेंडेड है तो रेयर है, एक्सपेंडेड है तो रेयर है। ये हॉटर एंड रेयरर क्या? लेयर्स ऑफ एयर। ऊपर के लेयर कोल्डर है, जो सैंड के कांटेक्ट में नहीं है वो कोल्डर है, कोल्डर है तो डेंसर है। और यहां पर एक ट्री है, कोई ट्री, ठीक। अच्छा, अब ये ट्री से रे ऑफ लाइट चल रही है, तो ये रे ऑफ लाइट कहां से कहां चल रही है? ये रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर, और यहां मान लिया हमने कोई ऑब्जर्वर है, ठीक, ये कोई ऑब्जर्वर है। तो यहां से जो रेज ऑफ लाइट चलती है वो बैंड होती चली जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। और एक कंडीशन ऐसी आती है, देखो ये रे ऑफ लाइट चल रही है फ्रॉम डेंसर इनटू रेयरर, द बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर इनटू रेयरर, द बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर इनटू रेयरर, फर्दर बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक स्टेज ऐसी आती है कि लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है एंड लाइट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब इस ऑब्जर्वर को लाइट इस डायरेक्शन से आते हुए दिखाई देती है, मतलब उसको यहां इस ट्री की इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है। जब वहां जाते हैं जानवर या इंसान तो पता चला सब कोई ना पानी होता है ना उसकी पेड़ की उल्टी इमेज होती है, पेड़ होता है। तो अब इस इल्यूजन को हम कहते हैं मिराज। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए आज का लास्ट टॉपिक लेते हैं, और लास्ट टॉपिक ये है एक कुछ प्रैक्टिकल कंडीशन है, एप्लीकेशन बेस्ड ही है, कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर आते हैं, ठीक है। Now we are starting applications of total internal reflection. Oh, I think we are running short of time. I have been told that we are running short of time. The time is almost over. तो अब मैंने ये just now decide किया है कि हम ये वाला टॉपिक कंटिन्यूड रखेंगे और इन एप्लीकेशंस ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम अगले टर्म में कंप्लीट करेंगे। Restriction of time is not giving me permission any further to continue the class. तो but don't worry, अगले टर्न में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टिल देन गुड बाय।